हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे कई ज़्यादा टफेस्ट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और स्पेशली आर्टिकल जो अनुच्छेद होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए वैसे ही 10 महत्वपूर्ण और टफेस्ट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 99.99% संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा। तो लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के तहत किस पर लागू नहीं होता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आप अपने आप का भी मूल्यांकन कर पाए कि हमने सही से संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर है अध्यादेश, ऑप्शन बी है उप नियम, ऑप्शन सी है रूढ़िया या प्रथाएं, या ऑप्शन डी है संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के तहत संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होता है। केशवानंद भारती केस के अनुसार संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है, हालांकि मूल ढांचे के उल्लंघन पर इसकी जांच हो सकती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव का निषेध केवल नागरिकों को प्राप्त है। इनमें कौन सा आधार शामिल नहीं है? Prohibition of discrimination under Article 15 is exclusive to citizens. Which ground is not mentioned? Option A मूल वंश, ऑप्शन बी निवास स्थान, ऑप्शन सी जन्म स्थान, या फिर ऑप्शन डी है लिंग यानी सेक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी निवास स्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव का निषेध केवल नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इसमें निवास स्थान शामिल नहीं है, इसमें रेसिडेंस जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, मेंशन नहीं है। इसका पॉइंट आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15 में निवास स्थान यानी रेसिडेंट शब्द नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है। निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 के तहत भूतलक्षी कानून यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण किस मामले में उपलब्ध नहीं है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इज नॉट अवेलेबल। ऑप्शन ए है आपराधिक कानून, ऑप्शन बी दीवानी और टैक्स कानून, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार के मामले, या फिर ऑप्शन डी है चोरी के मामले। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी दीवानी और टैक्स कानून यानी अनुच्छेद 20 क्लॉज ए के तहत भूतलक्षी कानून यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण हमें दीवानी और टैक्स कानून में उपलब्ध नहीं है। नोट यहाँ पर है कि सरकार पुराने समय से टैक्स या सिविल कानून लागू कर सकती है, लेकिन कोई नया क्रिमिनल कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा ये कि सरकार पुराने समय से यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स या सिविल कानून लागू कर सकती है, लेकिन कोई नया क्रिमिनल कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है?
प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इज नॉट एप्लीकेबल बिफोर। देखिए ये ऐसे एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन है जिसपे हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं जब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, हम सिर्फ वो ही करते हैं जो नोट्स में लिखा है या फिर बुक में लिखा है, क्या नहीं हो सकता है उस चीज़ पे हम नहीं ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपका एक भी मार्क्स कटे ना, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है न्यायालय, ऑप्शन बी है न्यायिक न्यायाधिकरण यानी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी यहाँ पर है विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकरण डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, या ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकरण यानी डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को प्राप्त नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखना है कि किसी सरकारी कर्मचारी को कोर्ट भी सजा दे सकता है और उसका विभाग भी उसे सस्पेंड कर सकता है, यह दोहरा दंड नहीं माना जाता है। एक तो कोर्ट भी कर रहा है और दूसरा क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर है तो उसे भी दंड दिया जा सकता है, बाय उसके विभाग के द्वारा उसे दंड दिया जाता है, जो कि दोहरे दंड का संरक्षण या फिर दोहरे दंड नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का स्रोत क्या है? What is the source of procedure established by law under Article 21? ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी है यहाँ पर ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी है जापानी संविधान, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन संविधान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जापानी संविधान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो जापानी संविधान से लिया गया है। यह जापान से लिया गया है जबकि अमेरिका की संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, हमारे यहाँ पर प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2023 के अंदर कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना डिटेल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 19 को स्वनिलंबित यानी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड करने का आधार क्या होना चाहिए? What must be the ground for automatical suspension of Article 19 during national emergency? ऑप्शन ए आंतरिक अशांति, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी युद्ध या बाहरी आक्रमण, या फिर ऑप्शन डी है वित्तीय संकट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन की बात होगी तो जो हमारा अनुच्छेद 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाता है और ये राष्ट्रपति द्वारा भी कर सकते हैं, और जैसे ही वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन लगेगा वैसे ही अनुच्छेद 19 हट जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अनुच्छेद 19 जो है वो किसके रिलेटेड है, आर्टिकल 19 किसके रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्विक फैक्ट बताती हूँ इस क्वेश्चन के रिलेटेड। 44वें संशोधन के बाद अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह आर्म रिबेलियन के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कि अनुच्छेद 19 तब ही ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होगा जब वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन के टाइम पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के टाइम पे, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जब होता है उस टाइम पे कभी भी आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और ये कब हुआ था? जो 44वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, उसके तहत ये जो चीज़ है वो लिखी गई थी कि सिर्फ एक ही समय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के टाइम पे ही अनुच्छेद 19 को सस्पेंड किया जाएगा, बाकी इन तीनों के बेसिस पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कौन सा अनुच्छेद सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार का पूर्ण अपवाद यानी एक्सेप्शन है?
which article is direct exception to the fundamental right under article 14 and article 19। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 31C बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी जो अनुच्छेद 31C है वो सीधे तौर पर अनुच्छेद 14, अब अनुच्छेद 14 क्या है, जहां पर समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसको पूर्ण तरह से एक्सेप्शन मानता है। क्विक फैक्ट क्या है यहाँ पे ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां अनुच्छेद 31C जो है, जो कि एक बीपीएसपी है, जहां पर अनुच्छेद 31C जो है लागू हो जाता है, वहां से अनुच्छेद 14 और 19 जो है वो हट जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आर्टिकल 31C जो है वो किससे रिलेटेड है, जिसकी वजह से उसके लगते ही अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो है वो पूरी तरह से हट जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 इज नॉट सब्जेक्ट टू विच रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी सदाचार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर क्विक फैक्ट यह है कि अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य ये तीनों जो है वो साफ लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 यानी आर्टिकल 13(4) के तहत मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 34 में दी गई है। फैक्ट क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद 33 सेना पुलिस के अधिकारों को बदलता है, जबकि अनुच्छेद 34 जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाने पर अधिकारों को रोकता है। ये जो आर्टिकल 33 है ना, वो सेना और पुलिस के अधिकारों को बदलता है, और जो आर्टिकल 34 जो है वो सैन्य शासन जब भी होता है तब अधिकारों को रोकने का कार्य करता है। आखिरी प्रश्न है हमारा आज का, यदि संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो वह शक्ति केवल संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है। विच आर्टिकल एक्सक्लूसिवली एम्पावर्ड पार्लियामेंट एंड नॉट टू स्टेट लेजिस्लेचर। सिर्फ पार्लियामेंट, ठीक है ना, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट टू पार्ट 3, पार्ट 3 इज रिलेटेड टू हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 32 क्लॉज 3, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, या फिर अनुच्छेद 13 क्लॉज 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 35 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो वो शक्ति उसे संविधान की अनुच्छेद 35 से मिलती है। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ पर है, केवल देश की संसद को यह हक है ताकि पूरे भारत में मौलिक अधिकारों के कानून एक समान रहे, राज्य विधानसभा इस पर कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे, और आई होप आप में से काफ़ी लोगों को 10 ऑन 10 क्वेश्चंस आते होंगे। ये बहुत ही टफेस्ट और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अनुच्छेदों को बहुत डिटेल से पढ़ा हो तब ही आपको ये प्रश्न आए होंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।